मेरी बेटी ने फिक्रा बोला, हाँ। कहते हैं मुझे रोना, हाँ। कहती है आपको क्या पता हो बच्चों को अपने माँ बाप को बूढ़ा होते जब देखते हैं तो कितनी अजियत होती है कि हमारा बाप जो इस तरह करके चल रहा होता था, अब थोड़ा अगर ऐसे होते हैं तो हमें दुख होता है। तो आप बाबा जी बूढ़े ना होना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बातिन भाई द ग्रेट, आप मुझे बताएं आप किधर होते हैं? आपको पता है आप मुझसे कितने अरसे बाद मिल रहे हैं? याद है आपको ईयर? हमने एक ड्रामा किया था 2007 में, नर्स, जमाल शाह साहब और बिल्कुल, अब्बास बिल्कुल, काकड़ का। exactly, हाँ। उसमें एज एन एक्टर मैं था आपके साथ। चक शहजाद। चक शहजाद, वो हॉस्पिटल की सारी स्टोरी थी। अब वो 2005 में मैंने रिकॉर्ड किया आपके साथ, और आप देखें कि अभी मतलब 2026 आ गया, माशाल्लाह, तो 19 साल तकरीबन शुक्र हैं, और कोई चेंज नहीं सर आप में। ये कैसे है? टाइम स्टॉप हुआ हुआ है क्या आपके लिए, या? मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं पता चलता, और आप जैसे कोई दोस्त भाई मिलता है तो एहसास दिलाता है कि काफ़ी अरसा गुजर गया, काफ़ी अरसा गुजर और गया। अदरवाइज मेरी एनर्जी में, मेरी फीलिंग्स में, या मेरी लगन में, मेरे जुनून में बिल्कुल भी उसमें ज़रा कोई चेंज नहीं, कोई कमी नहीं। शुक्र है। सर, इसमें मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक्टर्स होते हैं, एक होते हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं। आपका नाम जो है परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आता है, और आप तो वो, मैं कहता हूँ, उन चीदा लोगों में से हैं कि जिनके लिए कैरेक्टर्स लिखवाए जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। तो इस पे हम करेंगे डिटेल से बात। आप से मैं बात जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो करते हैं, ज़रा मेमोरी लेन में चलते हैं। सबसे पहले सर बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1962। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है? बर्थडे कब होता है? 3 फरवरी। 3 फरवरी। आप एक्वेरियस हैं? एग्जैक्ट। और कैसे एक्वेरियस हैं? बेहतरीन 110%। सारी उसकी खुसूसियात? 200%। अच्छा, वाह वाह। और मैंने एक जगह पे पढ़ा, वो था फरवरी में पैदा होने वाले। हाँ। जब से मैंने वो पढ़ा है तो मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैं एक ज़मन में बात करूँ, हमारे एक प्रोड्यूसर थे, आगे चल के आप ज़ाहिर है उसका जिक्र भी करेंगे। जी। अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, नोरीना, जिन्होंने डायरेक्ट किया। जी बिल्कुल। उनसे लोग अक्सर खौफ रहते थे कि वो मुतमईन नहीं होते शॉट से, ओके या सीन से, और कुड़ाते बहुत हैं, वहमी बहुत है, इस तरह की कोई बात। अच्छा, मेरा जब उनके साथ पहला मैंने ड्रामा किया रेजा, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल उनके साथ होता था। ठीक है। उनका एक असिस्टेंट भी था, गुलाम रसूल, सजाद रसूल। ठीक है। ऐसे बातों में जिक्र हुआ तो कहने लगे कि यार लोग तो मुझसे बड़े डरते हैं लेकिन हम बड़े कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा जी 2 फरवरी। मैंने कहा सर आप तो खुली किताब है। कहते क्यों? मैंने कहा मैं 3 फरवरी। तो असिस्टेंट कहते हैं मैं 1 फरवरी। अच्छा, वो तीनों मिल गए ना? तो तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए तो गोया अपने से मुलाकात हो गई, तो उनके साथ फिर हमारा बहुत साथ अच्छा बॉन्ड बन गया, तो अच्छा एक्वेरियस। तो आप 3 फरवरी जी 1962। ओके। सर, आपके बहन भाई कितने हैं? 7 भाई 2 बहनें। 7 भाई 2 बहनें। और आपका नंबर? मेरे से 3 बड़े भाई और 3 छोटे भाई, भाइयों में दरमियान में। ठीक है। और बहनें 2 बड़ी, यानी 5 मुझसे बड़े। अच्छा, आप मिड चाइल्ड हैं कहीं पे? अच्छा। और फादर और मदर आपके, माम तो आपकी होंगी हाउसवाइफ, जाहिर है ना? तो अब्बा जो है वो क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के चकलाला बेस के पहले खतीब आला थे, खतीब थे। अच्छा, मौलाना साहब थे। माशाल्लाह, वाह। देवबंद से पढ़े हुए थे। अच्छा। तो आलिम थे। मेरा सारा खानदान जो है मतलब उलमा का। अच्छा। तो ये आपकी मतलब पर्सनैलिटी का जो हम हिस्सा देखते हैं उसमें ज़ाहिर है उसका भी झलक तो आती है ना? चाहिए, बात सही है सर। एजुकेशन सर आपकी कितनी और कहाँ से की? मैंने बस तकरीबन थोड़ी बहुत कर ही ली थी। अच्छा। कुछ खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ यहाँ से, असगर माल कॉलेज पिंडी वाला। जी ग्रेजुएशन। जी। अच्छा। और
मैट्रिक जो है FG स्कूल से और FAP उधर असलमान कॉलेज से। अस्करमाल कॉलेज से। तो अच्छा मतलब बस यही है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था शुक्र है। सर चलें, आपका तो अब वही कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करके जो इंसान ने बनना होता है, आपका जो प्रोफेशन है वो तो मैं कहता हूँ कोई बहुत ज़्यादा भी पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो करीब भी नहीं फटकता आपके। सर पैदा कहाँ हुए थे आप, कौन से शहर में? सर मैं मेरे ख्याल में पिंडी में पैदा हुआ था। वैसे तो मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ ना। उसमें कौन से एग्जैक्ट इलाका या गाँव आपका? जी गदून मजई का एक छोटा सा गांव है बीसाक, जिला सवाबी, डिस्ट्रिक्ट सवाबी। सवाबी में? जी ओके। तहसील टोपी है। तो आपके फादर और मदर वहाँ से हैं? जी वहाँ से। अच्छा, वहाँ मतलब मेरा खानदान वहाँ, मेरे दादा दादी, मैं रहने वाला वहाँ का। ठीक है ठीक है। मेरा अपना घर है, दादा का घर है। तो मतलब बेसिकली तो मैं वहाँ से हूँ। तो वालिद साहब सर्विस की खातिर यहाँ रावलपिंडी में आए थे ना। अच्छा जी। तो फिर यहाँ हम पढ़ाई के सिलसिले में, ठीक है बहन भाई, तो ठीक है। पढ़ाई हमारी यहाँ की है। यहाँ की है। जी, ठीक जी। है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताएं, आप लैंग्वेजेस कितनी बोल लेते हैं? आपका तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि आपका, मैं इसीलिए इतना डिटेल में गया कि आप कहाँ से हैं। आप पटवारी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, उर्दू, अंग्रेजी। आप बुनियादी तौर पे इतने, आपका फ्लुएंसी कहाँ से आई है आपके अंदर? देखिए, किसी ने कहा ना कि जिसका नमक खाओ उसके गुण गाओ। वाह। तो पश्तो मेरी अपनी जुबान है, हाँ जी। ठीक है, मादरी जुबान जिसे कहते हैं। पटवारी हमारे पड़ोस में रहते थे, वही नायब खतीब थे, उनके वाले साहब। अच्छा वो हमें छेड़ते होते थे, पठान गोभी खान, तेरे लंबे लंबे कान, तेरी छोटी सी दुकान, तू बड़ा बेईमान। अच्छा। अब हमें समझ नहीं आती थी कि इसका जवाब हम कैसे दें। सही है। वो थे पटवारी, नारा मटोर के। ओके। वो जब भाई आपस में लड़ते थे ना, तो वो कहते यार ये ना मार, डर ना बा। अच्छा, ये लफ्ज हमारे लिए, हमें पता कि ये उर्दू के लफ्ज तो नहीं है। ठीक है। वो हमें अच्छे लगे, फिर हमने उनको छेड़ना शुरू किया। ठीक है। गैर महसूस तरीके से उनको पश्तो आ गई और वाह वाह वाह। अच्छा, वो एक्सचेंज हो गया। जी, वो ब्रिगेडियर अब नवाज है, रिटायर हुआ है आजकल अमेरिका में। उस दिन भी बात हुई, जब भी मुझे फोन करता है तो मुझे, मेरा घर का मुन्ना नाम है तो कहता है मुन्ना खान, तो पश्तो बोलने शुरू हुए। अच्छा। और मैं उनसे पटवारी। पटवारी तो पटवारी उधर से, फिर पंजाबी, चूंकि लाहौर आना जी जी, और खित्ता ऐसा है वहाँ पे। इनको चूंकि पेशावर की जुबान है, और फिर इसमें इलाकाई मतलब सराय की थोड़ी बहुत। मैंने एक रोल किया था एक फिल्म में, एक जगह, और उसमें मियाँ वाली। अच्छा जी। दिन के एक ड्रामा किया उसमें। ठीक है। वो थोड़ा सा सराय की अंदाज। तो बस जहाँ जाते थोड़ा बहुत सीख लेते, थोड़ा बहुत सीख नहीं, और बहुत अच्छा सीखते हैं। अब ये भी है कि आपकी जो एक माशाल्लाह जो ग्रिप है, एक तो एक होता है ना, आप सिर्फ उसको मिमिक कर रहे हैं ना, लेकिन आप उसके जो तलफ़्फ़ुज़, हर चीज़ जो है वो आपका वो आती है। क्योंकि पटवारी आपका जब ड्रामा देखते हैं तो पता नहीं चलता कि ये बंदा पटवार का नहीं है, ऐसे ही इसी तरह ही होता है। अच्छा जी सर, अब ये बताइए कि आप शोबिज़ में एंटर किस तरह होते, स्पेशली नोइंग दैट कि आपका जो घराना है वो उलमा के, मतलब आपका बैकग्राउंड है। असल में हुआ ये कि हमारे घर में तो न टेलीविज़न था। मतलब जब नोरीना ड्रामा आया था 93 में, तब तक मेरे घर में टेलीविज़न नहीं था। ओके। रेडियो भी ऐसा कोई नहीं था, बस एक अखबार आती थी। हम चूँकि PF में रहते थे, वहाँ PF सिनेमा था करीब में, तो आसान से मतलब आप जा सकते थे, हाफ टाइम में चले गए। वो सारे मोहल्ले के लड़के कैंप में रहते थे, मोहल्ला तो था नहीं, सिविल नहीं था। ठीक है। तो हाफ टाइम में अंदर चले जाते, फिल्म देख ली, तो फिल्म देखी तो अच्छा लगता था। खैर वो यहाँ तक तो अच्छा लगता था। फिर हम जिस तरफ स्क्रीन लगी होती थी सिनेमा की, उस तरफ जाते थे, ये लोग शायद अभी बाहर आए। अच्छा हाँ, ये भी जहन में होता था। अच्छा, तो इस तरह के मतलब एक सोच। अच्छा, फिर सितारे लिखे होते थे, सितारे, अच्छा फिर आसमान, ये इस तरह की मासूमाना सोच। ठीक है। 5th-6th क्लास में हम पढ़ते थे, अच्छे लगते थे। यहाँ तक बात थी, मोहम्मद अली साहब अच्छे लगते थे, अल्लाह जनसी फरीद मुराद साहब, ये अच्छे लगते थे। ये नहीं पता था ये कोई प्रोफेशन है, बिल्कुल। और ना कभी जहन में टेलीविज़न देखा नहीं था। फिर टेलीविज़न आया, उधर रिक्रिएशन रूम था एयरफोर्स वालों का, तो वहाँ हम जाकर देखते थे। तो बस वो अच्छा लगता था, अलिफ नून आता था, या बोनेंजा और रॉबिन हुड, इस टाइप। एक मिस्ट्री सी थी ना कि ये है क्या। हाँ, ये नहीं पता था। लेकिन नहीं, उसका खोज नहीं था, बस बच्चों की तरह एंटरटेनमेंट देखना। मैं अब भी जो फिल्म देखता हूँ या अब भी कोई ड्रामा देखता हूँ, एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, ना उससे कुछ सीखना चाहता हूँ, ना उसकी टेक्निकलिटी पे पढ़ता हूँ कि इसकी लाइट ऐसी थी, इसकी परफॉर्मेंस, ना मैं सिर्फ देख रहा हूँ एंजॉय करने के लिए। ये काम तो मैं खुद करता हूँ ना। बिल्कुल सही है। तो मैं जब खुद अपने आप को जरा आप ट्रांसफर कर देते हैं ना, हाँ, तो मैं अब उसको देख रहा हूँ एक आम नाजिर की हैसियत से, वही बच्चा जो होता है। सही है।
वो तो फिर एक मैं एयरफोर्स में कुछ अरसे के लिए जॉब करता था, तो वहाँ एक ड्राफ्ट्समैन था जो बेसिकली पेंटर था, शरीफ सादिक, क्रिश्चियन था। Okay. तो उसने मुझे कहा कि यार आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है, आप जुगत भी बड़ी अच्छी करते हैं। मैं कहा जुगत क्या होती है, हमें क्या पता है जुगत क्या है। मौलवी साहब का बेटा, उन्होंने कहा जी जो आप हाजिर दिमागी है ये वो, तुम थिएटर किया करो। थिएटर क्या होता है? उसने फिर मुझे एक रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में ले गए। वहाँ आखिरी एक ड्रामा हो रहा था, एक्ट इन ट्रबल, उसका आखिरी शो था। अच्छा। उसमें ये जहांगीर खान था, सलीम ख्वाजा साहब, रिफत अली कैसर उसके डायरेक्टर थे, राइटर। ये गालिबन कौन से सन की बात है? 1983। 83? जी जी जी। और मैं कॉलेज में पढ़ता, तो उनके उस्ताद थे आर्थर साहब, जो ये सिनेमा की होल्डिंग नहीं थी, बड़े बड़े बोर्ड। जी जी जी। अच्छा ठीक है, ये जो तस्वीरें लगी होती, तस्वीरें लगी बड़ी बड़ी, पेंटर। ठीक है। वो चूंकि उनके बोर्ड बनाते थे, स्पॉन्सर करते थे उन थिएटर वालों के, तो उसने कहा उस्ताद जी इनको ज़रा एंटर कर दें। वो मुझे रिफत साहब के पास ले गए। अच्छा। उन्होंने कहा जी ये नया लड़का है तो इसको ज़रा ट्राई करें। उन्होंने कहा यार मैंने तो सारे कैरेक्टर दे दिए। तो फिर मैंने कहा जी मुझे वैसे बैठने दें रिहर्सल में कि होता क्या है। वो जब मैं बैठ गया रिहर्सल में, तो बोलते हैं 2-4 दिन गुजरे तो यार चाय का कोई कह दो। मैंने कहा जी मैं क्या आता हूँ, मैं जाकर चाय का बोला था। फिर उन्होंने कहा यार सिगरेट लाने, मैंने कहा मैं ले आता हूँ, इस तरह सिगरेट ले आता था। फिर उन्होंने कहा यार ये स्क्रिप्ट, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट, हफ्ते 10 दिन बाद मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आ गया जिंदगी में पहली दफ़ा। अच्छा। वो स्क्रिप्ट तक मेरी रसाई होगी। उसने कहा जी हम वो रिहर्सल करेंगे तो जहाँ से भूलें डायलॉग आपने हमें प्रॉम्प्ट देना। ठीक है। वो तो प्रॉम्प्ट बाद में पता चला हमें बताना है। मैं ठीक है। अब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आ गया और जहांगीर खान, ये क्या कहते हैं, शबीर शाह थे उस वक्त, ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा सलीम ख्वाजा जी बड़े। तो ये जब करते थे फिर मैं इनको प्रॉम्प्टिंग करता था, तो वो मुझे डांट भी देते थे क्योंकि मैं एग्जैक्ट लाइन पे चलता था, जबकि थिएटर एग्जैक्ट लाइन पे नहीं होता था, उससे आगे पीछे होता था। अच्छा, ये मेरा सीखने का अमल शुरू हो गया था। तो मुझे उन्होंने इस ड्रामे का असिस्टेंट डायरेक्टर ही बना दिया। अब मुझे सारे कैरेक्टर याद हो गए जुबानी। ठीक है। महीना रिहर्सल होती थी। ठीक है। तो एक लड़का था, वो नोमी नाम था उसका, उसने 2 शो नहीं करने थे किसी वजह से। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा ये 2 शो आपने करने क्योंकि आपको याद है सारा। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। वो फिर मैंने 2 शो बगैर उससे, क्योंकि उसमें ये होता था कि जब रिहर्सल में कोई एक्टर नहीं आता तो डमी के तौर पर दूसरा बंदा आता था। मैं हीरो का भी रोल कर रहा हूँ, हीरोइन का भी कर रहा हूँ, बाप का भी कर रहा हूँ। तो सारे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं उनको क्यों दे रहा हूँ ना। ठीक है। तो मैं सारे कैरेक्टर मैंने कर लिए रिहर्सल। तो फिर ये मेरी पहली परफॉर्मेंस थी। देन साल बाद दोबारा वो ड्रामा एक जगह हुआ तो मैं उसमें हीरो का रोल कर रहा था। वाह। अच्छा। इस तरह मतलब आप एक तरह से एक प्रॉपर जो मेरिट है उसके ऊपर आप मतलब वो करके थिएटर से। वाह जबरदस्त। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। जबरदस्त सर। अच्छा, टेलीविजन में किस तरह एंट्री हुई? पहला ड्रामा कौन सा था? नहीं, टेलीविजन से पहले मैं रेडियो में गया। अच्छा, ओके। वो ये हुआ कि 2-4 लोग हमें इस तरह करके हाथ मिलाते थे। तो मैं जानता नहीं था, मतलब सिविल को, मैं तो पीएफ में ही रहता था। ठीक है। तो किसी से मैंने पूछा ये सही हाथ क्यों नहीं मिलाता? अच्छा। तो उसने कहा ये रेडियो के आर्टिस्ट है। मैंने कहा तो फिर क्या होता है? रेडियो। अच्छा, मेरे बड़े भाई अनाउंसर थे। अच्छा। रेडियो पे। ठीक है। मैंने कहा तो ये तो रेडियो को बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसने कहा जी बड़ा लेवल होता है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी करता हूँ। तो फिर मैंने चक्कर लगाने शुरू किया, मैंने दरख्वास्त दी और मैंने ऑडिशन दिया और हम 6 बंदे ऑडिशन क्लियर हो गया। ठीक है। अब्दुल हफीज साहब ने लेला जनसी फरमाए। तो फिर उन्हीं का वो प्रोग्राम भाई करते थे। तो उन्होंने पूछा यार आपने मुझे बताया नहीं कि आप अब्दुल रहमान फारूकी साहब के भाई हैं। मैंने कहा जी वो फिर मेरे दिल में शक आ जाता कि मैं उनकी वजह से पास हुआ हूँ, आपने ऑडिशन क्लियर किया। ठीक है। अब मैंने क्लियर कर लिया। कहते हैं हाँ। मैंने कहा उनके नाम का काम दे दें। अच्छा। तो उन्होंने पहला मुझे प्रोग्राम दिया। जी तो वो फिर ये हो गया। फिर टेलीविजन ये हुआ कि 1-2 शख्स फिर आते थे। वो एक कैफे गैलरी थी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के पास, तो वहाँ चाय शे पीते थे आर्टिस्ट, शाम को बैठते थे वहाँ। वो 1-2 आते थे, हाथ जरा ऐसे करके मिलाते थे। नाम मैं नहीं लेना चाहता, बाद में हमारे दोस्त। ओके। वो ऐसे, फिर मैंने पूछा यार ये क्यों इस तरह? कहते हैं टीवी पे आते।
अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको जो चैलेंज मिलता था आप हाँ नहीं मतलब वो बुरा लग रहा है ना हाँ कि मुझसे- भी क्यों, हाँ अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक अच्छी फैमिली से था, मतलब वैसे भी मुनासिब नहीं है, मुनासिब तो नहीं वो है, जरा जी, बिल्कुल। इंसल्ट फील करता है ना वो। फिर मैंने पेशावर जाना शुरू कर दिया, फिर वहाँ मैं साल 1.5 साल गेट पे खड़ा रहा। फिर मुझे एक डायलॉग मिला, रगे जान ड्रामा था फरमानुल्लाह जान साहब का, अच्छा। वो मैंने किया। लेकिन उससे पहले मैंने सलाउद्दीन साहब थे, उनका पश्तो ड्रामा मुझे मिल गया था, जंजाली, मैंने वो कर लिया था। फिर मैं डिसाइड हो गया कि मैं जो करना चाह रहा हूँ ये मुझे नहीं मिल रहा। फिर मुझे किसी ने कहा कोयटा चले जाओ, वहाँ उर्दू बोलने वालों की कमी है तो आपको जल्दी चांस मिल जाएगा। सही है। फिर मैं वहाँ चला गया 85 में, वहाँ गया तो वहाँ ऑडिशन हो रहे थे, मैंने ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन दिया तो वो हैप्पी न्यू ईयर का प्ले था, लेकिन वो चलेगा 31 दिसंबर को रात को। ठीक है। बड़ा सैड सा था। मतलब कोयटा स्टेशन का वो ड्रामा था। जी। अच्छा। अब वो मुझे मिल गया, मतलब ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया एज ए हीरो। ठीक है। अब मैं बड़ा खुश, भाई हीरो डायरेक्ट, कहाँ एक डायलॉग कहाँ हीरो। सही। वो राय साहब जब रिकॉर्डिंग का दिन था, मतलब 2-3 दिन बाद चलना है, जब मैं गया हूँ तो पता चला कि रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है। रिकॉर्डिंग इसलिए कैंसिल हो गई कि 85 में माशाल्लाह उतर रहा था ज़ियाउल हक साहब का, ओके, पॉलिसी चेंज होगी, हैप्पी हैप्पी प्ले करें, सैड प्ले ना करें, और उसका एंड बड़ा सैड था। सही। और सर वो ड्रामा ड्रॉप हो गया। और अच्छा, मतलब उन्होंने कोई एंड चेंज नहीं किया, उन्होंने बंद ही कर दी। वो था ही, मतलब एक शॉर्टेड प्ले था 50 मिनट मैं का, समझ गया, और ठीक। स्पेशल प्ले था जो कि हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से चलना था। एक मैसेज था नौजवान नस्ल के लिए ना, वो ड्रामा ही ड्रॉप हो गया, वो प्रोजेक्ट ही शेल्फ हो गया। वो तो मैं तो अब ज़हनी तौर पे हीरो बन गया, तो हीरो रोल मिल नहीं रहा। फिर वहाँ पर मुझे इकबाल सईद अंसारी साहब होते थे, एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर, फहमीदा नसीम, गाज़िब पाशा साहब, जी। जुल्करनैन साहब का बरकत वाला ड्रामा कोशिश, उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला। उसके बाद अच्छा, फिर उधर ही तारिक महराज साहब ने मुझे हीरो रोल दिया, जुल्करनैन हैदर साहब का ड्रामा था शॉर्टकट किरदार सीरीज, वो मैंने किया। तो जॉब करता था, प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं था। ठीक है। जॉब वाले ने कहा, बॉस ने कि वापस आ जा, नौकरी चली जाएगी। जब मैं वहाँ सेट हुआ तो मुझे वापस इस्लामाबाद आ गया। ठीक है। फिर पेशावर जाना शुरू किया, और फिर इस तरह मुझे ज़ियाउर रहमान साहब ने सौदागर ड्रामे में रखा। सौदागर आपका मतलब एक तरह से पहला ब्रेक जो आपको मिला? जी, एज ए हीरो सीरियल में। सही। अच्छा जी, मुझे बताइए कि करोबी और नौरीना, इनमें पहले कौन सा आया था? करोबी ना, वो गालिबन कब 89। अच्छा, वो अब डॉक्टर डेनिस आइजक का स्क्रिप्ट था, मतलब जाहिर सी बात है एक बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही एक अमेजिंग ड्रामा, मैं कहता हूँ वो क्लासिक्स में आता है। अच्छा, जो नौरीना है वो रज़िया भट्ट का नॉवेल है, जिसके ऊपर उन्होंने ड्रामेटाइजेशन की। जी, उसने किया। अब मुझे बताएं कि ये दोनों बड़े आइकॉनिक तरह के तो प्लेस थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि दोनों ड्रामाज में आपके जो एज दिखाई हुई है, खासतौर पे करोबी के अंदर, तो आपको मतलब एक एजेड, उसमें मतलब यंग टू ओल्ड था बेसिकली, क्योंकि आप जो आमिर फरीद होते हैं उनके अजीम सजाद, सॉरी, आमिर फरीद तो इसमें थे, नौरीना में थे। तो ये आपने जब रोल लिया तो आपको उस वक्त मतलब थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि मतलब ये मैं थोड़ा सा एजेड रोल कर रहा हूँ? अच्छा, नहीं, ये नहीं था। ये तारिक सईद साहब इसके प्रोड्यूसर थे, और अतीक अहमद सिद्दीकी साहब और तारिक सईद साहब एक ही रूम में बैठते थे। अच्छा जी। तो मेरी ज़्यादा जो सलाम दुआ थी वो अतीक अहमद सिद्दीकी साहब से थी। ठीक है। तारिक सईद साहब के साथ भी बहुत थी। काम मैंने उनके साथ किया था, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब के साथ रेज़ा सीरियल किया था। उसमें एक विलनिश कैरेक्टर किया था। ठीक है। उसमें लैला ज़ुबैरी, नैयर कमाल, रशीद नाज, जावेद बाबर, अभी महताब, ये बड़े नाम, इस तरह के नाम थे, और मैं सबसे जूनियर। ठीक है। तो अतीक साहब के साथ पहला ड्रामा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखें, ये सब लोग अच्छा करेंगे ना, मेरा क्रेडिट नहीं है, क्योंकि सब सीनियर है। आप अच्छा करोगे, मेरा क्रेडिट है, तुम सबसे जूनियर, तो आई एम विद यू, जब तुम चाहोगे उस वक्त मैं ओके करूँगा। ठीक है। वो मेरे साथ हो गए। ठीक है। मैंने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मेरा दी बेस्ट ड्रामा अगर मुझसे को पूछा जाए तो उनमें से सर फहरिस्त अगर होगा नौरीना के बाद, तो वो रेज़ा। लेकिन उसको वो जगह नहीं मिली। सही है, रिकग्निशन वो नहीं मिली, मुझे मिली। वो किस सेंटर का था?
पेशावर का ही था। अतीक अहमद सिद्दीकी नोरीना के प्रोड्यूसर। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, वहाँ जब मैंने वो कर लिया तो उसके फौरन बाद ये मिला करोबी। अब जब करोबी के लिए मुझे तारिक साहब ने जब कहा कि भाई ये किस तरह सॉफ्ट सा रोल है, यंग टू ओल्ड है, और ये बच्चे को डांटता भी है लेकिन पब्लिक को पियानो भी बजाता है। हाँ, पब्लिक को पता चल रहा है कि ये प्यार कर रहा है, हाँ। बच्चे को पता चल रहा है कि डांट रहा है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, मैं डर गया, ये जहन में नहीं यंग टू ओल्ड वाले चक्कर नहीं था। मैंने कहा ये मैं कर नहीं सकूंगा, बड़ा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, और मैंने वो रोल किया बड़ा हार्ड से और एग्रेसिव किया है। तो आया मैं इससे इंसाफ कर पाऊंगा कि नहीं? मैं डर के मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता, ये मेरा मिजाज ही नहीं, मेरा वो ही नहीं। उसने कहा यार करो। मैंने कहा नहीं सर मुझे डर लग रहा है ख़राब हो जाएगा मुझसे, मैं छोड़ कर आ गया। अच्छा। हाँ, कैंटीन में आया तो अतीक साहब मिले, वो बात नहीं जरा क्या हो। मैं कहा सर यार वो तो मैंने उनसे कहा था कि यार वो अच्छा करेगा और यंग टू ओल्ड है, तुम कर लो, अच्छा रोल है। फिर मैं आया, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे। हालांकि उस ज़माने में जब एक प्रोड्यूसर को कोई इनकार करे तो वो फिर बुरी बात होती थी, लेकिन मैंने इनकार मतलब किसी और सेंस में की थी। मैंने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ कोशिश। वो फिर तब मैंने किया, और वहाँ जब मैंने किया तो समीना पीरज़ादा साहिबा ने कहा कि ये लड़का अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बोल रहा है। तो ये क्योंकि पहली एज जो मेरी है वो दिखाई लाइक यंग, मतलब नहीं यंग जो थी वो भी 43 की है तकरीबन। जी जी जी। तो मैं उस जगह 28-27 का हूँ ना। सही सही सही। जो सेकंड एज है वो 60 प्लस होगी ना। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अपनी आवाज़ बनाएं। मैडम समीना पीरज़ादा साहिबा ने कहा, वो ज़ाहिर इतना बड़ा नाम उस्मान पीरज़ादा साहब। जी जी। मैं चुप कर गया, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तारिक सईद साहब से कहा, तो तारिक सईद साहब ने कहा ये बहुत तेज़ है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये अभी अगर आवाज़ कुछ चेंज करेगा तो जब 60 में जाएगा तो क्या करेगा? एक ही दफ़ा चेंज करेगा ना। सही। अभी ये ओरिजिनल बोल रहा है, ठीक है, उसमें ज़रा बेस ले आएगा, ठहराव ले आएगा। सही है। तो वो फिर ऐसा किया, और पहली दफ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन रिपीट में चला, 2-4-6 साल बाद थोड़ी बहुत काम की समझ आ गई। तो मैं उस बच्चे वाले सीन पे हैरान था कि ये मैंने किया है, नहीं ये मैंने किया है, ये इतना मतलब अच्छा। तो इसलिए करोबी सीखा बहुत। फिर तारिक सईद साहब से एक बात नहीं सीखी बड़ी ज़बरदस्त, जो मुझे किसी और डायरेक्टर ने नहीं कही जी। मैंने उनसे कहा सर मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सर मुझे देखें। उसने कहा यार मुझे क्या पता कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं अपने शॉट की तरफ देख रहा हूँ। मेरा शॉट अगर ठीक है और तेरी परफॉर्मेंस एवरेज है तो मैं उसको ओके करूँगा। मैंने तुम्हें कास्ट किया है, तुम ये कैरेक्टर कर सकते हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पे ध्यान दूं, ये तुमने खुद करना है। ओहो, हम तो हिले हुए थे डायरेक्टर्स के छांटे के। या। वो मतलब वो छड़ी मारेगा तो हम अच्छा करेंगे। सही। जब उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी, ठीक है, वो मैंने कहा भाई ये, उन्होंने कहा मैं उस वक्त तुम्हें टोकूंगा या रोकूंगा अगर तुम फिक्रे का मफहूम चेंज कर रहे हो, तो गलती हो जाएगी, गलती होगी। तो फिर मैंने थोड़ी सी वो कर ली। ये करो भी था, और नोरीना जो था वो तो मेरी एज का रोल था। और वो मेरा रोल था नहीं। वो था एक लड़का हमारा बड़ा खूबसूरत, जानते होंगे, हीरो था बिशारत खान। ये उसका ड्रामा था। अच्छा। ये कैरेक्टर उसका था। अच्छा। आमिर फरीद का अपना था जी। मैं एक वापसी सीरियल कर रहा था, उससे पहले वो खत्म होगा तो नोरीना शुरू होगा। तो वापसी यूनुस कैश साहब ने लिखा था, नोरीना भी यूनुस कैश साहब ने लिखा था। वापसी में मेरी 2 बीवियां थी, एक तारा सलीम साहिबा और एक अल्लाह जन्नत नसीब करे नीला एजाज साहब। ठीक है ना, वो दाढ़ी मेरी और सूट, और वो बैंक का एक ऑफिसर होता है। अब वो खत्म होगा, दूसरा ये नोरीना शुरू होगा। उस लड़के ने कहा कि जी ये आमिर फरीद को आपने मेन दिया, उनकी आपस में खटपट हुई की, आमिर फरीद और उसकी दोस्त थे बड़े। ठीक है। उन्होंने कहा जी ये मैं 3 एपिसोड में होऊंगा। ये रोल 3 एपिसोड तक था। अच्छा जी। रज़िया भट्ट के नावल में ये रोल है ही नहीं। अच्छा। रज़िया भट्ट का नावल यहाँ से शुरू होता है कि नोरीना तलाक के बाद इद्दत के अयाम गुजार रही है। तो उन्होंने कहा छोटा नावल है, ठीक है, पहला हस्बैंड दिखा देते हैं, तलाक 3 किस्तें आगे। तो उन्होंने जब उस लड़के ने कहा मैं 3 एपिसोड नहीं करता, बिशारत खान ने कहा, और ये आमिर फरीद के सामने तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, आमिर फरीद वाला रोल बातिन फारूकी साहब को दे दें, मैं कर लूंगा। अच्छा। इसके साथ नहीं करूंगा। अच्छा। और मैं उस रात उसके घर में भी था, बिशारत के पास ठहरा हुआ था जी। सर जी वो उसने छोड़ दिया, और उन्होंने फिर मुझे मजबूरन दिया।
कि आप करें। और हाँ, और उन्होंने साथ कहा कि मेरा ये ड्रामा तुम्हारी वजह से फ्लॉप होगा, तुम्हारी दाढ़ी चूंकि मेरी परमानेंट है, मैं इसको वो नहीं छेड़छाड़ नहीं करने देता। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी इसमें भी 2 बीवियां, राइटर भी सेम, वही तेरे 2 सूट काले और डार्क ब्राउन। मैंने कहा जी अल्लाह बेहतर करेगा। सही। और अल्लाह ने वो ऐसा किया कि 3 किस्तों वाला 13 किस्तों में चला गया। तो ये स्टोरी है नोरीना। उसमें बल्कि मुझे याद है नोरीना में जब आपकी डेथ होती है, जब गिरते हैं ऊपर से, हम बड़ा ही उस पे परेशान हुए थे। अच्छा, उसमें भी एक बात थी। उसमें ये थी कि वो कह रहे थे कि जो वो लड़की का मामू है जो मेरे पीछे पिस्टल, वो कह रहे ये तुम्हें मारेगा एंड में। मैंने कहा जी ये क्यों मारेगा, मैं हीरो टाइप विलन हूँ, मुझे मेन कैरेक्टर मानेगा या कवि साहब मारेंगे। उन्होंने कहा जी कवि साहब पॉजिटिव है। तो मैंने कहा सुल्तान राय मुस्तफा कुरैशी को सुल्तान राय साहब मारते हैं, कोई आर्म स्पोर्टिंग वो नहीं, तो मुझे कोई वो मारे, आमिर फरीद मार दें। नहीं जी वो तो ये तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी इसने मरना है। मैंने कहा इसको पॉजिटिव कर देते हैं कि एंड में नोरीना को बेटा वापस करता है कि मैं बिन माँ के बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भी दूसरा फरहान बने। उन्होंने कहा नहीं इस तरह तुम हीरो बन जाओगे, तुमने मरना है। मैंने कहा जी फिर एक सजेशन है, ये उधर स्पॉट पे हो रही है बात। तो मुझे कहते क्या, मैंने कहा जी इस तरह से मैं गिरूंगा पैर से और इस तरह गिरूंगा और इस तरह। एक तो ये कि जी इतनी आकड़, इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता, एक छोटे से कंकर से भी इंसान हो जाता है। और उसकी जो वो है एक दहशत है किरदार, वो भी बरकरार है, तब ये हुआ। नहीं वो बड़ा बहुत आइकॉनिक सीन है। मुझे तो उस पूरे ड्रामा में वही एक सीन याद है, क्योंकि हम कहते थे यार ये शायद अल्लाह माफ करे, अच्छा सॉरी रियल में तो नहीं। अच्छा एक इसमें एक और खूबसूरत बात बताओ, एक वो भी लोगों से छुपी हुई है। ओके। प्रोड्यूसर की और आमिर फरीद साहब की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया कि भाई ये आपने कहा था 3 एपिसोड ही है, तो 9 तक पहुंचा है। अच्छा। वो खैर उनकी बीमारी हुई, खैर उन्होंने फिर मुझे भेज दिया बाहर अमेरिका बच्चा लेकर, ये जाएगा तो नोरीना नावल शुरू होगा। सही है। मैं तो उसके साथ वो हो गया था। ठीक है। मैं जब चला गया 10वीं एपिसोड मेरे अलावा आई। अच्छा उसमें आप नहीं है? मैं नहीं हूँ। अच्छा। और पहले 13 स्पॉन्सर्स थे, 13 ऐड थे, अब 3 रह गए। 11वें में भी मैं नहीं हूँ। ठीक है। और 13 से 3 रह गए। तो मुझे फ़ोन आता है, अल्लाह ज़िंदगी देता है, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब को अमेरिका में। उन्होंने मुझे ओ खान, मैंने कहा जी सर। कहता है आ जा वापस। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार हेडक्वार्टर से फ़ोन आया है कि बातिन को डालें दोबारा। अच्छा। मतलब 12वें एपिसोड में इसको लेकर आओ। सही है। ठीक है ना? ठीक है। कहते यार मैंने हेडक्वार्टर की बात को इतनी अहमियत नहीं दे रहा। मेरी बूढ़ी माँ यार को 80 साल की उम्र की, वो मुझे कहते तुम्हारे ड्रामे में सूफी नहीं है तो मजा नहीं गा। अच्छा। तो लोग तुम्हारा एंड देखना चाहते हैं। सही। क्योंकि पूरा ड्रामा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यस। देन मुझे 12 में वापस अमेरिका चला है और फिर ये हुआ। अच्छा वाह जबरदस्त। नहीं ये होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नहीं है तो बोर हो जाता है वो ड्रामा। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताएं, वैसे आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं जी। आपका अपना जो वैसे झुकाव है या आपकी जो पसंदीदगी है वो किस तरह के कैरेक्टर्स की है? नेगेटिव की। आप इंटेंस कैरेक्टर ज्यादा पसंद? जी बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक ग्रीन टीवी पे एक ड्रामा किया, दे आ रे यार। अच्छा। जी आबिज भाई ने जी मेरे बिल्कुल टोटल मेरे स्टाइल से हटकर मुझे दिया। एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला बाप है, हीरोइन का बाप है, एक गरीब है, पियोन है। ठीक है। और लेकिन घर में उसकी बड़ी हैसियत है। तो उसमें ड्रामा बेसिकली मुझे ड्रामा पसंद है, मैं ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। अब चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर में ड्रामा मिल जाए, पॉजिटिव में मिल जाए। ठीक है। यहाँ मुझे 2 4 6 सीन में ड्रामा बोलने का बहुत मौका मिला और मुझे बहुत अरसे बाद मैंने ड्रामा बोला, जो कि मेरी ख्वाहिश या मेरा स्टाइल था। सही है। तो सही। मुझे पसंद आया। जबरदस्त। अच्छा सर मुझे बताएं, आप किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर किस तरह करते हैं? आपका मेथड जो है प्रेपरेशन का, कैरेक्टर में उतरने का, आप किस तरह ऑन ऑफ कैरेक्टर हैं? आपका जो पर्सनैलिटी है ऑन ऑफ हो जाते हैं या फिर आप उसमें नहीं मेथड की तरह उतर जाते हैं? नहीं कोई मेथड नहीं है। ये अब आप जैसा जो कर रहा है वो मुझे बताएगा, लेकिन पहले बताएं आप प्रिपेयर किस तरह करते हैं? सब गप है ये। अच्छा गप है? डूब की अदाकारी की ये वो। अच्छा। मैंने अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए कवि साहब से पेशावर टीवी में नोरीना के दरमियान पूछा। अतीक अहमद सिद्दीकी साहब बैठे थे और शायद यूनुस क्यासी साहब भी, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। मैंने कहा सर जी ये जो डूब की अदाकारी करते हैं, मैंने कहा सीखने के लिए। कहने जी
मैंने कहा ये जो डूब जाता है और इस तरह करके उसको ये याद कैसा रहता है कि मेरा ये डायलॉग है और अगले का ये क्यों है और मेरा क्यों ये है और उसका क्यों ये कैसे याद रहता है? वो तो डूबा होता है, वो तो ओरिजिनल बना होता है। सही है, सही है। ऐसे करके मुझे देखता और मैंने कहा जी ये कैसे पता है कि ये उसका कैमरा, 3 कैमरे उस वक्त होते थे, ठीक है। अपने कैमरे की तरह ऐसे टर्न कैसे करता था और ऐसे एक्शन कैसे देता था। तो मैंने कहा ऐसे ये जरा मुझे बताएं। तो मुझे कहा तुम बहुत शरारती हो। मैं कहा ये शरारती नहीं हो, मैं कहा ये जरूर हो सकता है डूब कर अदाकारी करता है कि ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि अदाकारी मिसले हकीकत है, असल नहीं है। ठीक है ना। ऑन ऑफ की जहाँ तक बात है या कैरेक्टर प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये जो राइटर होता है ना, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होता है, तो जब पहली रिहर्सल होती थी उस वक्त वो हमें बताते थे कि आपका रोल ये, आपका रोल ये, एंड उनको भी नहीं पता होता था कि ये क्या होगा क्योंकि उस वक्त तो 7-7 एपिसोड बनते थे। ठीक है, पब्लिक रिएक्शन की वजह से ऐसे ही उसका वो, ठीक है, तो वो मोटा मोटा बता देते थे कि आगे ये होगा, आगे ये होगा। ठीक है ना। अब जब वो बता देते थे, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते थे, वो लाइन आपने वो ज़हन में रखकर उसके साथ मैच करनी है, तो ऑटोमेटिकली एक छवि बन जाती है। ठीक है। और उस छवि को ज़हन में रख के आप कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई आर्टिस्ट, क्योंकि एक मेरा मानना है कि बेवकूफ इंसान आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हाँ, ये तो है, ये तय हो, स्मार्ट लोग काम करते हैं सर। जिसको अल्लाह पाक ने एक आम इंसान से ज्यादा उसको ज़हीन बनाया है, देन वो आर्टिस्ट बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अबूर चाहिए होता है ना, कंट्रोल चाहिए होता है अपने ऊपर। जाहिर सी बात है, अदाकार के अंदर यही तो होता है कि जज्बात उसके कंट्रोल में होते हैं। जज्बात कंट्रोल में, एक्सप्रेशन कंट्रोल में, वॉइस कंट्रोल में, और तस्वर का बड़ा इसमें वो है, मतलब फैंटेसी है ना। वो ऐसे है कि जैसे मैंने 1-2 जगह पे मैंने बताया कि वो तस्वर करता कैसे होता होगा। मैंने देखा नहीं, जितने मैंने किरदार देखे हैं उसमें से ज्यादातर मैंने आम लाइफ में नहीं देखे। मैंने महसूस किया, तस्वुर किया ऐसे ये करता होगा। अच्छा, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे है, मैंने पहले भी कई दफा कहा है, बाज किरदार का आपका मुशाहिदा तस्वुर दोनों चलेंगे। बोले कैसे? कि हमने एक मोची का कैरेक्टर करना है, अब हम 3 एक्टर उस मोची को वॉच कर रहे हैं कि जी इसका कैरेक्टर करना है, तो वो किस तरह, मतलब उसको जूते को सी रहा है, किस तरह बात करता है, ये यहाँ तक तो हमारा होगा मुशाहिदा, इस मोची को देख रहे हैं। ठीक है। तीनों का एक जैसे होगा और किसने बेस्ट उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक। सर जी जब वो घर जाता है, घर जाकर अपनी बेगम से कैसे बात करता है, अपने बच्चों से कैसे बात करता है, घर में उसका क्या है, वो कौन ऑब्जर्व करेगा? वो तस्वुर होगा। मेरा आपका अलग-अलग होगा। जबरदस्त। मेरा आपका जब अलग-अलग होगा तो इसको वो कोई नहीं करेगा, रेटिंग कोई नहीं कर सकेगा किसने ठीक किया, क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने वाले कोई नहीं, रेटिंग कौन करेगा? ये आप जरूर कह सकते हैं कि उसके साथ ये मैच कर रहा है, जो मुशाहिदा बिलीवेबल लग रहा है जी। ये बेसिक अदाकारी ये है कि आपने बिलीव करवाना है दूसरे को कि ये मेरे साथ हुआ है। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। और आपने कभी भी ग्लिसरीन नहीं यूज की, मुझे बताया लोगों ने कि ये मतलब जब रोते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है। सर फिर आप उसमें चले जाते हैं ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा नहीं, नहीं सर, बताइए। मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि आप क्वेश्चन मुझसे किया तो मेरे व्यूज, सबसे आसान काम रोना है अगर वो आर्टिस्ट है। अच्छा, ओके। अगर वो आर्टिस्ट है, ट्रू आर्टिस्ट है, ये जो आप कर रहे हैं अभी आगे, वाह वाह वाह, ठीक है, वाह वाह। और सबसे मुश्किल काम खोखला कहकहा लगाना। ओए ओए सर, ये मास्टर क्लास एक्टिंग की हो रही है ना यहाँ पे। ये मैं पढ़ाता भी हूँ एक्टिंग, तो ये आप जैसे जो लेजेंड्स हैं यही तो बता सकते हैं ये सारी बातें। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सर जी, वार मूवी में जी आपने बड़ा हमारा जो है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक लर्जा दिया था हम लोगों को कि एक टैक्सी चलाने वाला आदमी, 7 औरत बैठी हुई है और हमें लगा शायद कोई आम से, और अचानक वो जब गन्स निकलती हैं और सुसाइड बॉम्बर वो बन जाते हैं, और ये वो मतलब एक छोटा सा आपका उसमें कैमियो है, लेकिन ये मतलब आपको ही उन्होंने ज़ाहिर कंसीव किया, बिलाल अशारी ने आपको लिया, मतलब जाहिर सी बात है आपका एक वो है। ये मुझे बताइए थोड़ा सा मूवी का तजर्बा जो था, वो भी लेटेस्ट जो ज़ाहिर डिजिटल एक मूवी थी, वो HD टेक्नोलॉजी पे बनी हुई। आपने पहले भी काफ़ी फिल्म्स की हैं, लेकिन वो रील वाली फिल्म्स थी ना, ये HD टेक्नोलॉजी वाली मूवी थी। क्या फ़र्क आया फिल्म में? पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतना छोटा रोल होता तो मैं करता ना। ये इतना छोटा रोल था नहीं। अच्छा। इसमें जो एक
मेजर जो एक रोल था परफॉर्मेंस वाइज, वो इसमें से एडिट है। आपका जो कैरेक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अंदर जाता है, जो फायरिंग शायरिंग की उसके बाद यरगमाल बनाता है पुलिस वालों को, एसपी को भी। अच्छा अच्छा अच्छा। 100 तकरीबन पुलिस वाले यरगमाल बनाते हैं और वहाँ पर वो अपनी डिमांड्स रखते हैं और फिर शान साहब वहाँ पर आते हैं एज कैमरामैन बनकर उस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ठीक और वहाँ हमारे डायलॉग बाजी होती है सारी, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच्चे, ठीक है ना। ठीक है। और मुझे उसमें जो भी, तो वो एक बड़ा भरपूर सीन था, भरपूर, जिसके लिए मुझे मेरे ख्याल में उन्होंने रखा था। और रिकॉर्ड हुआ था ये? जी 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 जी। अच्छा, शूट हुआ था। हाँ हाँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना मैं करता ना उन्होंने मुझे रखना था, जितना आपने देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। उसमें एक मुबारक आवाज भी मेरी नहीं है, पता नहीं क्या। तो वो एक भरपूर सीन था पूरा एक्शन का। पूरी शिफ्ट लगी थी नाइट, जिसमें हमने वो सीन किया था इधर पुलिस लाइन। अच्छा जी। वो सीन एडिट था। क्यों था, क्या था, मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि उनका पैसा लगा है, उन्होंने मतलब अगर किया होगा तो उसकी कोई वजूहत होंगी। मुझे उन्होंने मतलब पेमेंट दी है, मैं उनका पापा। आपने अपनी जॉब कर दी? मैंने जॉब कर दी। अगर तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो यंग लोग थे, पहली दफा इतने यंग मैंने देखे इस फील्ड में। सही सही। अहमदाबादी थे, जी जी, लाशारी थे। जब मैंने वो देखे तो उनका जो स्टाइल देखा, वो हम तो उस पुराने स्टाइल में थे। सही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने यंग लड़के और इतनी मोहब्बत से और इतनी मेहनत से और इतनी एनर्जी से और कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने और एक नया स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैंने और भी किए। अभी फिल्म की थी, ये अभी चली थी मुमताज मलिक की, गौहर लड़का नहीं, गौहर। अच्छा जी, अच्छा। अभी कुबरा खान भी थी उसमें। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, उसमें भी थे आप? हाँ, मैंने अभी एक और फिल्म की है, वो भी बड़ी लेवल की है। अभी तक जो मैंने की है उसमें सबसे बड़ी मुझे वो लग रही है, ये शोएब अख्तर साहब की लाइफ पे, पिंडी एक्सप्रेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें आप हैं? जी, उसमें मैं अख्तर साहब का रोल किया, मैंने फादर का रोल किया। अच्छा अच्छा। और सारी पटवारी बोली। और वो कब तक है ये मुझे नहीं पता, मैं काम आप कर चुके हैं? जी जी, पूरी फिल्म तकरीबन। उसका बड़ा इंतजार कर रहे हैं? जी जी, वो कर लिया। वो बड़ी एक प्रोडक्शन है और बड़ा अच्छा लगा। कराची में भी शूट उसकी हुई और इधर इस्लामाबाद में, गुजर खान में भी, तो सारी जगह की है। सर, आप टीवी, फिल्म, थिएटर, रेडियो सब कर चुके हैं। वैसे बातिन फारूकी का फेवरेट मीडियम पर्सनली कौन सा है? किधर आप सेटिस्फाई होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करके? मेरे ख्याल में जो मेरे सामने प्रोजेक्ट होता है ना, वही मेरा फेवरेट होता है। अच्छा जी। अगर वो थिएटर है तो थिएटर तो चूंकि अब मैं वो कमर्शियल थिएटर करता नहीं, मैं बच्चों का थिएटर करता हूँ। तकरीबन 10,000 से ज़ायद शोज मैंने किए बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में, और वो बड़ी मोहब्बत से करता हूँ। मतलब थिएटर के अंदर मेरी एक मोहब्बत बच्चों के लिए कि जब आप ऊपर से काम कर रहे होते हैं लाइक स्ट्रीट थिएटर, ठीक है ना, वो सेट तो नहीं लगा होता या हॉल तो नहीं होता, बच्चे बैठे होते हैं। सही। और ऐसे मतलब एजुकेशनल अवेयरनेस या किसी सोशल इस्लाही होता है बच्चों के लिए। जब मैं कर रहा होता हूँ और बच्चे वो सुनते हैं इस तरह करके और कह लगाते हैं, जब कोई हंसने की बात हो, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद ही मेरा सदका जारिया बन जाए, कोई बच्चे उससे कोई काम सीखें और मेरी इस मतलब अल्लाह पाक बख्शिश फरमा दें। माशाल्लाह। तो वो तो हो गया एक थिएटर से मोहब्बत, बच्चों के थिएटर, ठीक है ना। दूसरा थिएटर वो मुझे वैसे भी अच्छा लगता था, लेकिन वो अरसा हो गया, वो आप ज्यादा नहीं करते वो इसलिए कि कमर्शियल मैं नहीं करता हूँ। सही है। 2000 से मैंने नहीं किया मतलब को खास। और परफॉर्मेंस वाइज जो है टेलीविजन में ज़्यादा मौके होते हैं, क्योंकि एपिसोड ज़्यादा होते हैं तो उसमें कैरेक्टर ज़रा खुल के होता है और बिल्ड करने का मौका मिलता है। फिल्म चूंकि एक लिमिटेड टाइम में होती है तो उसमें थोड़े टाइम में आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, तो वो चूंकि और एक्सप्रेसिव मीडियम है ज़्यादा। और उसमें दूसरा डायरेक्टर जो है ना, उसको उस पे ज़्यादा उसकी वो होती है, कमांड होती है या उसको ट्रिम करता है, उसको छोटा करता है, उसको चाहिए नहीं चाहिए, तो वो एक मुश्किल मीडियम है। और मतलब फिल्म, अच्छा ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मुझसे कहें ना, तो मैं एक्टर फिल्म का ही बनना चाहता था,
अच्छा, क्योंकि मैंने फिल्में देखी थी ना। सही सही सही। थिएटर तो मैंने किसी बंदे के कहने से किया, ठीक है। रेडियो मैंने उसकी आकड़ से किया, ठीक है। टेलीविजन मैंने उसकी आकड़ से किया। मुझे जो अच्छा लगता था, मुझे तो मोहम्मद अली साहब अच्छे लगते थे, वहीद मिराज साहब। मतलब अगर वो आपसे हाथ अच्छे तरीके से मिला लेते तो आज बातिन फारूकी आना नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मुझे एक और अच्छा जी। रेडियो के प्रोड्यूसर थे आबिद हुसैन साहब। अच्छा जी। तो मुझे कहते हैं तुम कभी टीवी आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। ओए होए। मैंने कहा मुझे लिख दें। उन्होंने मुझे लिख दिया, मैंने कहा मैं आपको बन के दिखाऊंगा। अच्छा। और बीच में वो उसका हाथ भी था। सर जी जब मैं पहला ड्रामा मुझे एज हीरो मिला, मैं आया, मैंने कहा क्यों जी? अच्छा, मेरे भाई के दोस्त थे। मैंने कहा मानते हैं कि नहीं? कहता है मुझे मानते हो कि नहीं? मुझे पता था पठान मतलब वो। अच्छा, मैंने कहा जी आप लिख दें, मैं फिल्म के एक्टर नहीं बन सकता। कहता है ये मैं नहीं लिखता, मैं नहीं चाहता तुम फिल्मों पे जाओ। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, एक बात आपसे मैंने पूछनी थी सर। हमारे मुल्क में मैंने सुना है, काफ़ी सारे एक्टर से मेरी मुलाकात भी हुई है इस मामले में, कि पाकिस्तान में करैक्टर एक्टर जो है उसको थोड़ा मिस ट्रीट किया जाता है। उसको थोड़ा सा मतलब जो कमर्शियल एक्टर है उसके साथ जो है ना, मतलब कंपैरिजन में अगर देखें, हालांकि जो आपकी जो कैटेगरी के लोग हैं वो फिल्म को, ड्रामा को उठाते हैं, वही जैसे आपने कहा कि उनकी वालदा जो है वो आपके मतलब आप नहीं थे तो उन्होंने, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मिस ट्रीट इस तरह के, मतलब उनको बिहाइंड द सीन जो मसाइल चल रहे होते हैं, पेमेंट के मसाइल, जैसे अब आपकी जो पेमेंट है उसमें, और मतलब एक मीडियोकर सा एक्टर है जो कि सिर्फ जुमा 8 दिन हुए हैं लेकिन उसकी पेमेंट जो है, ये आपके ख्याल से होता है ये वाला इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान में सीनियर्स के साथ और आप जैसे परफॉर्मर्स के साथ? सर नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में इससे नहीं होता। नुमान इजाज क्या है? नहीं, नुमान इजाज तो हाँ, क्या हीरो है, क्या कैरेक्टर एक्टर है, क्या है? मतलब एक कैरेक्टर एक्टर है जो हीरो भी बने। सर तो ज्यादातर मेरे जैसे, मैं भी तो अगर कैरेक्टर एक्टर हूँ तो मैं तो हीरो था पहले। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि नुमान इजाज साहब भी थोड़े से बरहम हो जाते हैं ना। नहीं, बरहम नहीं होते हैं। देखें, मेरी पेमेंट है, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो दे दें। ठीक है। आप उस नए बच्चे को 10 करोड़ देते, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा अपना प्राइस टैग है ना सर। हर बंदे का प्राइस टैग अलग है। मुझे एक चीज मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये 1000 रुपए की दे दें। ठीक है। वो कहते हैं नहीं सर मैं 2 की दूंगा, तो मैं चला जाता हूँ, आप जाके खरीद लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरे उसमें नहीं है हिसाब किताब। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ भाई मैं एक काम के इतने पैसे लूंगा। अब आप इसको कैरेक्टर एक्टर डालो, आप इसको स्पोर्टिंग डालो, आप इसको हीरो डालो। अच्छा, मेरे से आपका ये है मेथड? हाँ, मुझे मेरी पेमेंट दे दो, ठीक है ना? मुझे कैरेक्टर से नहीं है। अच्छा, फिर उसमें वो प्रोड्यूसर है, उसको पता है कि मेरे कैरेक्टर की कितनी अहमियत है। अगर वो मेरी पेमेंट अफोर्ड कर सकता है और उसकी वैल्यू है उस कैरेक्टर, वो मुझे जरूर देगा। अब कैरेक्टर की वैल्यू नहीं है तो मुझे कभी नहीं देगा। तो नुमान इजाज इस वक्त नंबर 1 है, तो वो हीरो नहीं है, वो आर्टिस्ट है। पेमेंट आपकी परफॉर्मेंस की है, आपकी शक्ल सूरत की नहीं है। कहीं कोई शक्ल सूरत बेच रहा है, कोई परफॉर्मेंस बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। हमें इससे कोई गरज नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, वैसे कोई इंडस्ट्री से कंप्लेंट्स हैं कभी आपकी, प्रोफेशनलिज्म को लेकर या किसी भी और मसले को लेकर? नहीं सर, नहीं। देखें, हमें सिर्फ जो ये पेमेंट्स के मसाइल होते हैं, मतलब आपके पैसे तय हो गए, उसका कोई बावकार तरीका नहीं है। बाज़ जगहों पर है, बाज़ जगहों पर नहीं है। जब वो नहीं आप करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट भी उसमें मतलब वो इतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोगों को आपने तकलीफ दी है। ठीक है ना? आपने एक चीज़ बाजार से खरीदी है तो उसके कितने पैसे, इतने पैसे दे दो। आपने एक आर्टिस्ट को बुक किया है तो इज्जत से उसको एक मतलब बावकार तरीके से उसको उसके पैसे दे दो ना। आप अपनी प्रोडक्ट की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आपकी एक प्रोडक्ट में आर्टिस्टों ने काम किया है, तो अगर आप उनको तकलीफ देंगे तो आप खुश तो नहीं रहेंगे ना कभी भी। तो ये एक होना चाहिए। कम ज्यादा तो वो आर्टिस्ट, वो अलग बात है सर। वो आपसे राजी हुआ तो कर रहा है ना, इसमें तो आपका कसूर नहीं है ना। आपने कम दिए तो ना करता, लेकिन जो राजी हो गया तो वो उसको इज्जत से दे, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और कुछ। बिल्कुल सही, और ये प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है बेसिक। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि कई जगहों पर ये फॉलो नहीं होता? क्या नहीं होता? ये तकाजा फॉलो नहीं करते कई लोग पाकिस्तान में, अभी भी काम कर रहे हैं इस तरह के लोग जो कि प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा कम करते हैं। ज्यादातर ऐसी तकलीफें देते हैं, ज्यादातर देते हैं। हाँ। और आप लोग जिस दौर से आ रहे हैं उसमें तो था ही नहीं है। नहीं, उसमें तो आपको टेलीविजन से तो मतलब चेक आ जाता था। 2 बातें हैं, 2 एराज हैं बेसिकली। एक एरा था जब
पहले की बात मैं बता रहा हूँ पीटीवी की, कि उसमें था कि कम पैसे थे, काम ज़्यादा लेते थे और एक टाइम में एक ड्रामा आपको करने की सहूलत मैसर थी पीटीवी में। फिर एक दौर आज का है जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़ी सी मेहनत जो है वो अब डायरेक्टर की ज़रा कम हो गई है, मतलब वो आपसे इतनी डिमांड नहीं करता जिस तरह पीटीवी में आपसे तवक्को की जाती थी कि हमें ये, और साथ में ये कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ कर सकते हैं। और आपने दोनों एरास देखे हैं, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एक तो कौन सा एरा आपके ज़्यादा करीब है और दूसरा ये कि इस एरा में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। पहले ये होता था कि हम कैरेक्टर एक कर रहे हैं और उसकी मतलब 3 हमने दिन जो है रिहर्सल करनी है। अच्छा जी। उसी एक कैरेक्टर की, ठीक है, बार बार, ठीक है, उसको पक्का कर लिया, मतलब ज़हन नशीन कर लिया, जो भी आप उसको समझें, ठीक है, फुटवर्क कर लिया, वो सारा जो बॉडी लैंग्वेज हो गई वो सब बीच में आ गया ना। ठीक है जी, वो वहाँ पर हमने कर ली। ठीक है, या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, पूछ लिया, आपके पास टाइम होता था। लेकिन उस वक़्त क्या कहते हैं उसका, आपसे काम तो 3 दिन आपकी रिहर्सल होगी और 2-4 दिन आपकी वो हुई, तो हफ्ता पूरा चला गया। ठीक है, लेकिन चूंकि वो जो आप काम करेंगे वो आपने अगर 3 महीने का एक ड्रामा किया तो फिर साल ना भी काम करें तो आप ओके रहेंगे, लोग आपको पहचानेंगे और आप अपना कोई और काम कर लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपको मजबूरन 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, अब मेरे जैसा आर्टिस्ट, चूंकि मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, अब मैं वो जो एक ड्रामा मैंने साल पहले किया होता है उसके बलबोते पे मैं जिंदा रहना चाह रहा हूँ लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में, जो कि शायद मुश्किल हो जाए। क्यों कि अभी पहले ज़माने में कहते थे यार एक क्वार्टर में जो है उसको दूसरे क्वार्टर में रिपीट मत करें, ये हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस होती थी, एक क्वार्टर स्टे देकर नेक्स्ट। अब जो रिपीट नहीं होता उसे लोग याद नहीं करते। समझ आ रही मेरी बात? समझ अच्छा, फिर जब आप रिपीट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है इस चैनल पे कुछ हो रहा है, इस पे कुछ हो रहा है, तो जब वो 3-4 ड्रामे एक वीक में मुख्तलिफ चैनल्स पे चलते हैं तो पकड़ा भी इंसान जाता है कि यार ये तो सेम कर रहा है। समझ आ रहे हैं ना? फिर मेरे जैसा आर्टिस्ट जिसकी परमानेंट एक ही मतलब गेटअप है, हाँ, लुक एंड फील एक ही है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस गेटअप में मुझे वेरिएशंस ले आते हैं ना, वेरिएशंस, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसलिए आप पहले जो था वो इतना खुशहाल नहीं था आर्टिस्ट, इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता था, मतलब साइड बिजनेस कुछ करना पड़ता था। अब माशाल्लाह मार्केट चूंकि कराची में है, आप एक आर्टिस्ट के तौर पे रह सकते हैं, एक आप पढ़ाई कर रहे हैं फिल्म की, ड्रामा की, मीडिया की, देखिए ना एक सब्जेक्ट आ गया। तो कहने का मकसद है कि अब तो एक बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है और मतलब और मल्टीपल आ गई ना, मल्टीपल आ गया, कुछ भी। अच्छा, अब मुझे इस बात से याद आया, आपने और कोई जॉब्स की हैं कभी? जी। आपने क्या क्या काम किए हैं? क्या काम किया? क्या काम से मुराद इसलिए मुझे बताएं कि लोग जो है ना आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इतनी बड़ी आपकी पर्सनैलिटी की एक मतलब रियलिटी है वो लोगों को नहीं पता। मुझे बताइए कि क्या क्या जॉब्स की हुई हैं? अच्छा, मैंने जिंदगी में सबसे पहले मैंने FA का पेपर दिए थे ना 80s में जी। तो मैंने घर वालों को, जब बच्चा जवान होता है ना तो वो कहते हैं मैंने काम करना है काम। जब घर वाले कहते हैं नहीं करना तो बच्चा कहता है मैंने करना है, जिद करता है फिर। हाँ। और जब घर वाले कहते हैं करो तो उस वक्त वो सोया रहता है। सही। तो मैंने मतलब मैंने कहा जी मैं जॉब करनी है। अच्छा जी। तो मुझे नहीं करने देते थे। बहरहाल मरी बुरी फैक्ट्री थी। नहीं, उससे पहले PF सिनेमा बन रहा था तो हमारे गांव से कज़न आए थे तो वो दिहाड़ी लगाता था, तो मैंने कहा जी मैं इसके साथ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है ना। दिसंबर की छुट्टियां थी उस, तो मैं वो दिहाड़ी लगाने लग गया, जस्ट गपशप कि होता क्या है। अच्छा। तो वो जितने PF सिनेमा पिंडी का जो है ना, रावलपिंडी चकलाला का, तो जितनी गैलरी की सीटें तो मैं रेडी पे ईंटें लेकर गया था। तो घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे कि मजदूर आ गए मजदूर। ये मेरा जिंदगी का पहला काम था। अच्छा, अब मैं बहुत थक जाता था, लेकिन गैरत कहती थी कि नहीं ये 15 दिन तुमने पूरे करने हैं जो तुमने घर में एक ऐलान किया हुआ है। उसके बाद मैंने FA जब एग्ज़ाम दिया तो मरी बुरी में मैं एज फर्नेस ऑपरेटर, ट्रेडी फर्नेस ऑपरेटर वो था, वो तकरीबन 3 महीने मैंने किया। तो उसमें ये मरी क्लास में था, उसमें ये हो गया। फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया, BA करने लग गया था। फिर मैं 103 मुझे फादर कहते थे एयरफोर्स में भर्ती हो जाओ एयरमैन, ठीक है ना, अच्छी नौकरी है मैट्रिक बेस पे, तो अपना घर मिल जाएगा, पेंशन है, तरक्की है, ये मेरे बाकी 2 भाई थे। तो मैं वो बनना नहीं चाहता था, मैं वकील बनना चाहता था। ये
मैं फिर 103 यूनिट है ये पुराने एयरपोर्ट से पहले, अच्छा जी, वहाँ ग्रुप कैप्टन अयूब खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे वालिद साहब के मतलब दोस्त थे, अच्छे जानने वाले, पान भी खाते थे। अच्छा, और तो अब्बा उनके घर जाते थे, कुरान मजीद बच्चों को पढ़ाते। जी जी जी, उनके पास चला गया, मैंने कहा जी मुझे स्टोरमैन भर्ती कर दें यहाँ पर। क्यों? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब्बा मुझे कह रहे हैं कि भर्ती उधर चला जा। उन्होंने मुझे स्टोरमैन भर्ती कर दिया, खुद से ही नौकरी। 3 साल मैंने उधर किए। फिर मैं आ गया इस्लामाबाद में पॉपुलेशन। वहाँ जब सख्ती हुई ना पीएफ में, अच्छा अच्छा, सख्ती जब हुई और मैं उसमें एक्टिंग में आ गया था, ठीक है, एक्टिंग में कर नहीं सकता था। फिर पॉपुलेशन मिनिस्ट्री में मुझे जॉब इधर मैंने ले ली इस्लामाबाद में। अच्छा जी, फिर इधर मिनिस्ट्री जब टूट गई तो फिर हम डीएचओ के साथ आ गए। तो मैं यहाँ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर के तौर से रिटायरमेंट मैंने ली है। अच्छा अच्छा, और अच्छी जॉब की है, वाह। और पेंशन ले रहा हूँ, इसलिए मेरे वो मसाइल नहीं है। आप देखें ना, ये बात किसी को नहीं पता, ये आज आपने बताई है, क्योंकि किसी से पूछी नहीं आपसे कभी। देखे ना, अच्छा 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 अच्छा। सर ये जो आप बता रहे हैं मुझे, वैसे कभी बीच में लाइफ में कभी कोई ऐसे सख्त हालात देखे, पॉवर्टी, कोई गुर्बत देखी, कहीं पर कोई ऐसा फेज आया जहाँ पर आप जरा ब्रेक हुए हो? मुझे अगर जिस आप कर सकें शेयर। वो ऐसा हुआ था कि 2000 में मेरी जॉब चली गई थी। अच्छा, ओके, ठीक है ना। अच्छा, जब मेरी जॉब चली गई तो उससे पहले मैं विदाउट पे छुट्टी पे था, विदाउट पे छुट्टी 2 साल जी। तो सैलरी तो आ नहीं रही थी, लेकिन एक बैकअप तो था ना कि कुछ हुआ तो जॉब तो है, जॉब है। तो मैं लाहौर चला गया और मूवीज़ वगैरह करता था और ये वो। तो वहाँ थिएटर जब कमर्शियल ये डांस वगैरह लेक्चरपन जब आ गया तो मैं मतलब मैंने आज तक इसके खिलाफ नहीं बोला हूँ। ठीक है, जिसको जो सूट करता है करे। मैं बर्दाश्त कर सकता था, मैंने बर्दाश्त कर लिया, वो थिएटर मैं नहीं करूँगा। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उमर शी साहब के साथ करता था साफ सुथरा थिएटर, और मैंने कहा मैं नहीं करता। उधर से टेलीविज़न ख़त्म हो गया, पीटीवी जो प्राइवेट ड्रामा था वो चली गई कराची ज़्यादा। सही सही। अब कराची जाओगे तो आप काम करोगे, मेरे जैसा का आर्टिस्ट, मतलब मैं तो ऐसी एज में था, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आपका एज ग्रुप वहाँ बहुत कम है, आप यंग भी आ सकते हैं, आप ओल्ड भी आ सकते हैं, आप कॉमेडी भी है, सब कुछ, लेकिन मैं अपने फैमिली बच्चे छोटे मैं कैसे छोड़ कर जाऊँ? ठीक है ना। तो मैं नहीं जाता था, उधर मूवीज़ करता था, मूवीज़ का मुझे शौक़ था, मैं एक्टर विलन बनना चाहता था। वो मैं तकरीबन 20-22 फिल्में मैंने की। तो जब उधर मैं कामयाब होने लगा, मुझे कमर्शियल फिल्म की ज़रूरत थी, कैरेक्टर मुझे मेन मिल रहे थे, वो ख़त्म हो गई थी वो स्ट्रगल, लोग मतलब मुझे दे रहे थे काम, लेकिन मुझे घर से फ़ोन आ गया कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे ये वो। अच्छा। तो या हमें लाहौर ले जाओ या वापस आ जाओ। मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैं फैमिली को यहाँ ला कर लाहौर मैं सर्वाइवल मेरा नहीं हो सकेगा, तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ कि जहाँ पर बहुत ये मसाइल होते हैं इस तरह। फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया हूँ तो ना अब टीवी में काम है, थिएटर मैं खुद नहीं कर रहा। अब मेरी बेसिक अर्निंग थिएटर से थी, ठीक है, वो मैंने खुद से छोड़ दी। पीटीवी है नहीं, बस चुप करके बैठा रहा। और अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मुझे इज्जत के साथ मुझे चाहिए। फिर अल्लाह पाक ने एक ऐसा रास्ता बताया कि NGOs के साथ मुझे थिएटर करना पड़ गया, और अवेयरनेस मतलब प्रोग्राम्स, मतलब हेल्थ, ये जो बच्चों का आप बता रहे नहीं इससे पहले। अच्छा, इससे पहले एक और भी था। हाँ, मतलब WHO के साथ। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो हेल्थ के, हेपेटाइटिस C के, या मतलब सफाई सुथराई के, उनके शोज मुझे मिल गए थोड़े बहुत। वो हो गया, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया, इस किस्म के पैसे भी अच्छे मिल जाते। फिर मैंने बच्चों के वैसे मैं 93 से करता आ रहा था, बीच में ब्रेक किया था कि यार एक मेरे जैसा लेवल जो है बच्चों को स्कूल में शो करना, ये वो, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक वो मैंने ब्रेक किया। लेकिन फिर मैं कन्विंस इस तरह हुआ कि एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में, एक PhD या MPhil MS करके एक बंदा जाकर उन बच्चों को पढ़ाने में अगर बेइज्जती महसूस नहीं करता और अपना दी बेस्ट उन बच्चों को दे रहा है इतना पढ़ने के बाद, तो मैं अपना दी बेस्ट इन बच्चों को क्यों नहीं दे सकता? देन मैं कन्विंस हुआ। फिर मैंने ये सोच कर बच्चों का थिएटर शुरू कर दिया कि मैं इनके लिए करूँगा। तो 6-7-8 प्लेज है मेरे जो मैं अब करता हूँ, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बच्चे मुझे दादाजी के नाम से जानते हैं। मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया हुआ है ना, तो मैं मतलब तो उन दिनों में मेरे हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए थे,
और वो भी इसलिए हुए थे कि मेरे बच्चे जो पढ़ाई करते थे वो बहुत एक्सपेंसिव थी वो, बहुत मेरी हैसियत से 200% ज़्यादा थी, 200%। Right. मतलब मैं 500 रुपए की मेरी हैसियत थी तो मैं 50,000 दे रहा था, तो वो अल्लाह पाक ने टाइम गुजार दिया आपका, हाँ, इज्जत से गुजार। किसी को पता नहीं चला। ये आज पहली दफ़ा शायद मैं बता रहा हूँ। सही सही। क्योंकि सर पहली दफ़ा ये सवाल भी तो किया गया नहीं, ना। वो ये इसलिए भी देखें कि लोग आपको देख के ना ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि इन्होंने भी कभी कोई टफ टाइम नहीं, देखा। वो उसकी वजह ये है ना कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मतलब हमारे आर्टिस्ट जब बाज़-औक़ात वो करते हैं तो वो अगर मदद मांग रहे हैं, मदद चाह रहे हैं, तो खैर वो एक अलग टॉपिक, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो मैं करूँगा। तो बिलीव मैंने ये किया कि मेरा अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा था उसका, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा था। पेशेंस से आपने इंतजार जी किया। जी। तो और जब टाइम आया तो अल्लाह ने आपको कर दिया। सही। सर आपकी इंस्पिरेशंस कौन कौन है? कोई आपके फेवरेट एक्टर्स मुझे बताइए जिनसे बातिन फारूकी मुतासर है। देखिए, मुझे इंस्पिरेशन का तो नहीं पता, मेरी परफॉर्मेंस तो किसी से मतलब उसका नहीं, लेकिन आपकी जो मतलब आपकी एक होता है ना, एक आपके फेवरेट होते हैं। जी, मैंने आपको बताया मोहम्मद अली साहब। अच्छा, मैं वो बनना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। जब मैं वो बनना चाहता हूँ तो मैं उनसे हज़ारों मील दूर हूँ, इसलिए मेरा एटीट्यूड कभी एज एन आर्टिस्ट आप नहीं देखेंगे, एज एन एक्टर नहीं देखेंगे। मैं अपने टारगेट से बहुत दूर हूँ। सही, ठीक है ना। सही। जिसने दिन का 10,000 कमाना है वो 7,000 भी कमाता है तो वो कहता है अभी मैं टारगेट से दूर हूँ। जिसने कमाना ही 800 रुपये है तो वो 600 पे आकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि 200 रह गया ना मजीद। तो मेरा टारगेट मैंने मोहम्मद अली रखा। आसिफ खान साहब मेरे पहले आइडियल। अच्छा। आसिफ खान का स्टाइल, आसिफ खान साहब की आवाज़, और बाद में हमारी दोस्ती होगी। और मैंने आसिफ खान साहब से कहा, मैं कहा आसिफ साहब एक बात बताऊं। कहते कि मैंने कहा मुझे आज भी आप बूढ़े नहीं लगते। कहते नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं आपको देखता हूँ, आपकी आवाज़ में वही घन गरज है और आप मेरे फेवरेट है। और अफजाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो भी ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। ये मतलब मेरे आर्टिस्ट थे। क्या बात है। और दूसरा कॉमेडी में मनोहर ज़रीफ साहब, किंग ऑफ कॉमेडी, हाँ, जिनको मैं कहता हूँ सारे इंडिया पाकिस्तान ने भेजा है। सन एंड है। अच्छा सर, आजकल आप एक YouTube चैनल है आपका, उसमें आपका एक कैरेक्टर है बड़ा मशहूर हुआ है। जी, क्या नाम है? बावा मिठा। जरा उससे मुलाकात कराएंगे अभी। अच्छा। बाबा मिठा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? खैर महरी है? असल बाबा मिठा ते लोगों की प्यार मोहब्बत नहीं गल करना। बाबा जी एक दूसरे की तकलीफ ना दिया करो। असल पता क्या होया राजा साहब, इत्थे आखना ना हर कोई आखना कि जनाब मेरी गल सुनो ते मैं किसे नहीं ना सुना। हर कोई आखना माड़ी गल सुनो, मैं किसे नहीं ना सुना। वो जरा सोचो ना, जे किसी यूनिवर्सिटी च सारे ही प्रोफैसर ते लैक्चरार होन ते पढ़न वाला कोई ना होवे ते यूनिवर्सिटी चलसी? कभी भी नहीं। बस ये गल तुसा की आखना, सिखण वाले बनो, सिखाण वाले ना बनो। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बस तो बाबा मिठा मेरा बातिन फारूकी यूट्यूब सर बहुत हिट है वो, बहुत हिट है। तो वो बेसिकली हमने रखा था मैसेज के लिए, अच्छी बात करने के लिए, ठीक है ना। और फिर बाबा मिठा मैंने वो पॉडकास्ट भी करता है, वो इंटरव्यू भी करता है। और बेसिकली वो रवायत से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव आदमी है, प्यार मोहब्बत की बात करता है। तो ये मेरा जो बाबा मिठे का रोल है ना, ये उन बच्चों में अच्छा उनमें है वो। सही 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 सही। सर यूट्यूब का तजर्बा कैसा जा रहा है? सर यूट्यूब का तजुर्बा, मैं तो इसमें काम नहीं करना चाहता था। अच्छा जी। मैं इसे लो लेवल समझता था कि मैं एक टेलीविजन का आर्टिस्ट, एक बड़ा ये वो होता है। राइट। लेकिन हमारे कुछ दोस्त यहाँ पटवार में काम करते थे, तो मैं हंसता था कि यार ये क्या बात है। खैर एक मैंने फिर अपना चैनल बनाया, उस पर मैं काम कर रहा था। फिर एक दोस्त है पटवार प्लस, उनके साथ मैंने काम किया। 4.5 मिलियन उनके वो हैं सब्सक्राइबर हैं। तो पटवार का पहला वो चैनल, तो उनके साथ मैंने काम किया। जब मैंने काम शुरू किया, आप यकीन करें व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई और मतलब मेरी फेम में इजाफा हुआ, लोग प्यार करने लग गए। तो सोशल मीडिया रिकॉग्निशन देता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोगों के पास, मुझे साल हो गए मैंने टेलीविज़न नहीं देखा। अच्छा, साल हो गया। राइट। तो लेकिन ये नहीं कि मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, मैं यूट्यूब मेरे पास है। तो इसी तरह मैं लेट हुआ
आपने मतलब थोड़ा देर से स्टार्ट किया? हाँ, मैंने देर से स्टार्ट किया, चूँकि पटवारी करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। और उर्दू तो ज़ाहिर नहीं मैंने किया, पश्तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका कंटेंट कोई मुझे मतलब इस तरह पसंद नहीं आया। ठीक है। और वैसे भी आपका हिट हो चुके हैं ना इस चीज़ में, तो इसको आप कैरी ऑन कर। जी जी, ठीक है। अच्छा, बाद में मुझे बताइए कि आप रियल लाइफ में बहुत रोमांटिक आदमी है, मुझे पता है। शरीक हयात जो है आपकी, उनके साथ भी आप रोमांटिक हैं? अच्छा, ये आपने मुझे एक्वेरियन होने के नाते आपने कहा। यस, ऑफ कोर्स, यही तो मैंने कहा है, क्योंकि एक्वेरियस के अंदर तो इश्क से नीचे कोई चीज़ ही नहीं है। जी जी, छोटी मोटी मोहब्बतें, प्यार मोहब्बतें तो होती नहीं है ना उनको तो हमेशा। इसलिए मैंने कहा कि जिन मोहतरमा से आपकी, और जो इश्क होता है, ये भी जरा तस्हीह कर दूं, वो पहला होता है, हर दफा। यस, ठीक है ना, हर दफा। ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए कि नहीं, कि जो आपकी शरीके आते हैं वो आपका पहला इश्क है? मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि मेरा पहला इश्क वही है। वाह वाह वाह, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी में जो पहली औरत थी जिसको मैं ये चाह रहा था कि मेरी घरवाली बने, अल्लाह पाक ने मुझे वो दे दी। माशाल्लाह। ठीक है ना। सही। और उसके बाद मैंने एक लफ्ज़ भी उनसे प्यार का नहीं बोला शादी के बाद। अच्छा। उस दिन भी मैंने उनसे कहा कि क्या मेरा इजहार काफ़ी नहीं है, अभी भी हम जुमलों के मोहताज हैं। जब मैंने ओरिजिनल वो कर दिया, आज इतना साल 36-37 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह। ये मैंने पूछना था, कितने साल? 37 साल। ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा इश्क उसके बाद क्या होता है, इश्क मुझे हुआ, इश्क मुझे काम से हो गया। इतना मुझे काम से इश्क हो गया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे इश्क हो जाता है किसी लोगों के काम से, मतलब आपने मुझे कोई काम बता दिया कि सर ये काम एक मेरा कर दें, सर मैं दिन रात लगा देता हूँ, वो भूल जाता है कि आपने मुझे एक ड्यूटी दी थी। और जब मैं वो करके आता हूँ कि एक दो लफ्ज़ अप्रिसिएशन के आप बोलेंगे, आप कहते ओह अच्छा चलो वो तो खैर मैं कर लेते, चलो ठीक है, तो फिर मेरा दिल तोड़ देते हैं। तो ऐसे मैं इश्क करता हूँ, मतलब अपने हर काम से। तो वो इश्क, वो जो आप दूसरी तरफ जो बात कर रहे थे ना, वो इस तरफ आ गया। ठीक है, क्योंकि वो आपको मिल भी गया ना, पहला वाला आपको इश्क ही मिल गया, जो एक कसक खत्म होगी। ठीक है सर, फैमिली जो है आपकी माशाल्लाह, उसके मुतालिक बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। अच्छा जी। और 2 बेटे हैं। 3 बेटियां 2 बेटे, और वो क्या क्या करते हैं? बड़ी बेटी मेरी KPK में पब्लिक सर्विस कमीशन उसने लिया है। अच्छा जी। PhD कर रही है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में, उसका तकरीबन मुकम्मल होने वाला है माशाल्लाह। उसके बाद फिर बेटी है, वो गायनाकोलॉजिस्ट है। अच्छा जी, ओके जी, और यहीं पिंडी में। अच्छा जी। फिर मेरा बेटे है, वो मेजर साहब है आर्मी में। अच्छा, माशाल्लाह। जी, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो बटरासी कैडेट कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। तो ये जो मैंने उस फेज का जिक्र किया ना कि उनको मैं हॉस्टल में, सब ये बच्चे थे आपके ये उधर पढ़ते थे, तो ज़ाहिर एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरे जो ऐसे हालात थे तो मैंने वही बर्दाश्त किया। और उसके बाद फिर बेटी हैं, वो एप्टोमोलॉजिस्ट बन रही है, आई स्पेशलाइजेशन। अच्छा, जी, उसका भी आखिरी साल है। ज़बरदस्त। और उसके बाद बेटा है, उसने भी बैरी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, अभी रिसेंट कर लिया। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह 5 बच्चे हैं आप? 5 बच्चे। अच्छा जी, अच्छा। तो ये है मेरा सारा सिस्टम। सही है। अल्लाह ने बस एक मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। मेरी सारी कोताहियाँ, सारी गलतियाँ, सारी गैर जिम्मेदारियाँ मेरे बच्चों की कामयाबी की वजह से छुप गई हैं। और जब कोई मेरा प्रोफाइल देखता है या सुनता है तो वो मुझे गैर जिम्मेदार नहीं समझता। और एक एक्वेरियन की ये ज़रूर होती है कि वो अमन पसंद होता है और कमिटेड होता है, ईमानदार होता है, अफसानवी ज़िंदगी में रहता है। वो चाहता है कि ऐसा अमन हो जाए, ऐसा प्यार हो जाए, और इंतहा पसंद होता है। मोहब्बत टूट के करता है, नफ़रत टूट के। नफ़रत इतनी करे कि ख़ानदान ख़त्म कर दे और ठंड न पड़े, लेकिन वही जब आकर सॉरी करता है तो ऐसे भूलता है जैसे कभी कुछ था ही नहीं। तो इतना साफ दिल का साफ, मतलब तो एक बंदे ने कहा था एक्वेरियन दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इतने सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव होते। तो वो मैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा आप हैं आर्टिस्ट, तो वो डबल हो जाता है इंटू 2, क्योंकि आर्टिस्ट की फील करने की जो है चीज़ वो डबल हो जाती है ना। और जो मुझे अपनी सबसे अच्छी बात लगती है अल्लाह के फजलो करम से, जी सर, काफ़ी अरसा हो गया मेरी बेगम ने मुझे समझाया था गिला करना छोड़ दो। अच्छा सर, जब से मैंने गिला करना छोड़ा है अल्लाह पाक ने मुझ पे बहुत करम फरमाया। वाह, माशाल्लाह। एक तो मैं कवर हूँ, मेरी
मतलब प्राइवेसी है, और दूसरा मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, और मैं आपको दोस्त भाई एक खैरखा समझकर आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ जी। और आप समझ रहे हैं कि ये मुझसे मदद ना मांग ले। हाँ, बहुत दुख होता है। मैं और वाक़तन मैं आपसे मैं कहा यार बस क्या बताऊँ, बच्चों की फीस आई है यार, ये बस यार दुआ करो। अच्छा मैं दुआ के लिए कह रहा हूँ आपसे, और आप मुझसे डर रहे हैं कि मुझसे कुछ मांगना। अल्लाह तो मतलब अच्छा, इससे आपको लगता है ना कि इससे दूसरे बंदे का कैरेक्टर पता चलता है बुनियादी तौर सर नहीं, मैं उसका कैरेक्टर देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे मांग ही नहीं रहा हूँ, आपसे तो मैं दुआ मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे दुआ मांग रहा हूँ ना। सही, और लोग दुआ देते हुए भी मतलब नहीं, उसको अपनी फिक्र पड़ जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको अपनी मतलब बेसिकली उसकी ज़हनी हालत का पता चलता है कि वो बंदा जो है ना वो क्या है। चलो जो भी है। सर मुझे आखिर में आपसे पूछना है कि मुझे बताइए कि अब आप क्या करना चाहते हैं आगे, जो ज़िंदगी है माशाल्लाह अब आपके बच्चे पढ़ चुके हैं, आपकी सारी जिम्मेदारियां, अब आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी बातिन फारूकी के अगले 10-15 साल 20 साल का जो प्लान है वो क्या है? अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे सबको, वैसे तो पल का पता नहीं जी। मैं वही बातिन फारूकी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया नहीं, मैं 16 साल रोज़ाना सुबह 7:30-8 बजे अपने इस्लामाबाद दफ्तर जाता था पिंडी से जी। वहाँ से 12 बजे मैं जाता था, निकल जाता था पेशावर के लिए, 3-4 बजे पेशावर पहुँचता था, रात 11-11:30 बजे वहाँ से मैं पिंडी के लिए रात 2:30 बजे आता था। 16 साल मैंने बिला नागा किया है और कभी मैं थका नहीं हूँ। वही अल्लाह पाक ने मुझ में रंग लगाया आपको। और अभी जो मैं ये बच्चों के शोज़ करता हूँ, ये मैं सुबह आपको इधर पिंडी में मिलूँगा तो शाम को मैं मतलब कोहाट से वापस आ रहा होता हूँ, सुबह मैं आपको खारिया मिलूँगा तो मैं जनाब दूसरे दिन मैं मुल्तान से आ रहा हूँगा, और तो मैं इसी तरह काम करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत ताकत दे, और मतलब कि मेरे बच्चे मुझे देखकर कभी ये ना महसूस करें हमारा बाप बूढ़ा हो गया। नहीं, मेरी बेटी ने फिक्रा बोला, हाँ। कहते हैं मुझे रोना हाँ। कहती है आपको क्या पता हो बच्चों को अपने माँ बाप को बूढ़ा होते जब देखते हैं तो कितनी अजियत होती है कि हमारा बाप जो इस तरह करके चल रहा होता था, अब थोड़ा अगर ऐसे होते हैं तो हमें दुख होता है, तो आप बाबा जी बूढ़े ना होना, ठीक है ना। तो वो मेरे वाले साहब अल्लाह जनसीब करे 80 साल की उम्र में वफात पाई। आपको यकीन करे, कसम उठाकर कहता हूँ, मैं कभी नहीं एहसास हुआ वो बूढ़े थे। आखिरी मतलब सुबह तक, मतलब वो सुबह नमाज पढ़ने जाते थे वैसे जैसे आम से, तो मैं वही रूटीन जो एक नॉर्मल एक फादर की, एक बातिन फारूकी की, एक काम पे जाता है, काम से वापस आता, वो और इसीलिए वो आपके माशाल्लाह पर्सनैलिटी पे, आपके चेहरे पे, आपके मतलब जो एक है शख्सियत है उसमें दिखता है हमें कि आप बदलते नहीं हैं, आप कभी भी बदले नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कंस्टेंटली खुश हैं उस चीज़ में, तो उसको आप कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इतनी अच्छी नशस्त लगी। एक तो मुलाकात बड़े अरसे बाद हुई, दूसरा ये है कि बातिन फारूकी से मेरा जो काम था लोगों की एक ऐसी साइड से मुलाकात करवाना जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी हुई पहले। आपके साथ ज़रा थोड़ा सा लोग जो है ना थोड़ा घबराते भी हैं ना बात करते। अच्छा, ये मुझे अक्सर लोगों ने कहा, टीवी पे एक ड्रामा चल रहा था तो उसमें GM साहब ने कहा बातिन फारूकी साहब को रखें, इनको अवार्ड मिला है, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह, तमगा इम्तियाज मिला, सदारती अवार्ड मिला, तो इनको जरा रख ले। कहते जी मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा शाह साहब थे, उनका मुझे डर लगता है। तो वो GM साहब ने कहा आपने कभी उनके साथ काम किया है? कहते हैं नहीं। कहते पहले काम करके देखो, देन राय काम करो, लोगों के उससे ना करो, ठीक है ना। तो खैर वो फिर उन्होंने मुझे नहीं कहा, तो लोग डरते हैं। आपकी परसेप्शन जो है ना वो शायद है आप कम गो हैं, आप ज्यादा नहीं मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं, लेकिन आप उससे बोलते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जानते हैं। दूसरा मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा कास्ट होना जरा मुश्किल है। हाँ, ये भी है। जब मैं कास्ट हो जाता हूँ तो मैं समझ लो कि आपके जेब में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तय करके चलता हूँ कि मैं एक सीनियर आर्टिस्ट हूँ, एक इस एज में हूँ, तो मुझसे मतलब बाद में आपसे बहस नहीं होनी चाहिए। एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आप वो, तो मैं चीज़ें बहुत तय करके चलता हूँ। तो इसमें कौन सा है? तो नहीं, आपके साथ तो मैंने खुद भी काम किया है, बल्कि 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही आप एक लविंग किस्म के बंदे हैं और आप हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को। आप वो नहीं है जो दूसरे का काम खा जाएं या उसका वो कर दें, आप बहुत ज़्यादा। और आप जैसे लोगों की सोहबत में बैठ के ही हम भी थोड़ा बहुत कुछ सीख गए, अदरवाइज तो आपको पता है कि मतलब आजकल के दौर में तो सीखने सिखाने का एलिमेंट ही खत्म हो चुका है। एक बात बताऊँ राय साहब, जो आपका स्टाइल है ना, जो ये गुफ्तगू जी शरीफाना,
ये गुफ्तगू अब रही नहीं है, इस तरह के इंटरव्यूज होते नहीं हैं इस वक्त। तो मतलब सबसे डर लगता है कि यार कोई कुछ कह ना दे, नहीं कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए कि कोई वायरल ना हो जाए। वो ज़ाहिर है मुतनाज़ा बात होती है, लोग फिर वो बातें शुरू कर देते हैं। तो आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ, और मतलब जितना भी इंटरव्यू हुआ, और आपने मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। आपने मेरा इंतज़ार किया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तरीका भी यही होता है, और उसकी वजह ये कि आप जैसे जो लेजेंड्स हैं उनको बात करने का एक तहजीब है। बेसिकली लोगों को तहजीब नहीं आती, या जिनको आती है वही मतलब मैं कहता हूँ आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो सर ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है, आप मेरे लिए आए। मैंने भी आपका इंतज़ार किया, आप मेरे काबू नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने भी कहा, लोगों की डिमांड इतनी आ रही थी, उन्होंने कहा बातें फारूकी साहब ना आए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके लिए, आपके जो भी इर्द गिर्द की जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और प्लीज़ स्टे द सेम। जैसे आप हैं, आप हमें ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही रहिए। ठीक है सर, तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़।